से या सोशलिज्म से प्रभावित थे। लेकिन सच बात तो ये है कि आरएसएस और बीजेपी को थोड़ा-सा देर से पता लगा कि अगर लंबे समय तक राज करना है ना, तो कैपिटलिज्म के थ्रू राज नहीं हो सकता सर। राज सिर्फ कम्युनिज्म के थ्रू हो सकता है। इसलिए धीरे-धीरे रशिया और चाइना के पास चलते चले गए और सच बात तो ये है कि अ, अगर आप सीपीएम को देखोगे, कम्युनिस्ट को, तो एक रेजिमेंटेड पार्टी है वो। इसे रेजिमेंटेशन कहा जाता है कि बस जो नीचे से हुक्म हो गया, ऊपर से हुक्म हो गया बस। आरएसएस इज अ रेजिमेंटेड पार्टी सर। उसे एक बार हुक्म कर दिया तो हो गया। सोशलिज्म और कम्युनिस्टों की तरह जहां पर बहुत सारा पैसा ख्यानात में बांटा जाता है, इतना पहले कांग्रेस सरकारों ने कभी नहीं बांटा जितना इस सरकार ने बांटा। कि लोगों को दरअसल एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की तरह खैरात बांटते रहो, यानी कि प्योर सोशलिस्टिक पैटर्न प्लस कम्युनिस्टिक पैटर्न एक साथ में ले लो, रेजिमेंट बना लो, रेजिमेंटेड पैटर्न में देश को चलाओ, लंबे टाइम तक अब राज करोगे। उसी में तो दैवीय गुण आते हैं अल्टीमेटली, जो सुरेंद्र दुबे जी ने कहा थे। बाकी कैपिटलिज्म के अंदर दैवीय गुण नहीं आते। अब आरएसएस को बाद में पता लगा थोड़ा सा, यार अगर लंबा राज करना है तो हमें तो कम्युनिस्ट बनना पड़ेगा, हमें सोशलिस्ट नहीं बल्कि एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा, और एक्सट्रीम कैपिटलिज्म में नहीं है सर, एक्सट्रीम कम्युनिज्म के अंदर है। इसलिए आरएसएस ने अपना रूप बदला और ज्यादा रेजिमेंटेड हो गया इस टाइम। अब देखिए दुनिया में हर जगह उन्हीं का राज चलता है। हिंदुस्तान की हिंदू स्वयं सेवक संघ भी चलाते हैं और बाकी भी चलाते हैं। बाकी बदनामी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन एक बात तो पक्की हो गई है कि ये सारे के सारे लोग जो अंदर से कैपिटलिस्ट बनते हैं, अब इन रियल टर्म कम्युनिस्ट हैं, बीजेपी वाले और सो कॉल्ड जिनको क्या कहते हैं। लेकिन भारत का इनके लिए कोई महत्व नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, सत्ता चाहिए। सत्ता और पैसे की हवस है, सिर्फ दो ही चीजें हैं। क्योंकि भीख मांग के खाना खाने वाले 5 स्टार में रहते हैं आरएसएस वाले, बड़े बड़े आलीशान महलों में रहते हैं साहब। विनय ठाकुर जी। धन्यवाद दिनेश जी, आपने बहुत सही बातें कही। देखिए, कैपिटलिज्म में कम से कम एक जो अच्छाई है तमाम बुराइयों के बावजूद, वो ये है कि कैपिटलिज्म अपने एग्जिस्टेंस के लिए उनको जो है परफॉर्मिंग आदमी चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। अगर कोई परफॉर्म नहीं करता है तो वो आदमी किनारे धकेल दिया जाता है। और जो सत्ता की जो प्रवृत्ति है, जो सत्ता में जो बैठा व्यक्ति होता है, उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अपनी सत्ता को वो स्थायी बना पाए। और अस्थायी बनाने के लिए उसको बहुत आवश्यक होता है कि वो जो तमाम जो सवाल है, वो सवाल उनसे ना पूछा जाए। जो आपने कहा कि रेजिमेंटेशन जो है बहुत जरूरी है, कि कमांड एंड कंट्रोल जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इन प्लेस होना चाहिए, है ना। अब आप उसको कलर कुछ भी दे दीजिए, है ना। और इसीलिए कई बार जब किसी भी वजह से जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जब टूटता है, तो अब जो नई सरकारों ने जो सीखा है, खास करके जो वर्ल्ड ऑर्डर में जो है, कि अमेरिका ने एक जो मॉडल इजाद किया है, उसमें ये है कि इवेंट क्रिएट करके वो चीजों को कंट्रोल कर। आप सबको याद होगा कि कैसे अरब रिवॉल्यूशन में चीजें आई और अमेरिका ने किस तरह से ये दिखाया कि वो पूरी दुनिया में जो है लोकतंत्र का समर्थक है, और अरब वर्ल्ड में जो है एक डेमोक्रेसी की लहर आई हुई है वो। और और उसी को एक्सटेंड करके आप देखिएगा तो जो सोवियत संघ में भी जो है तमाम तरह के रिवॉल्यूशन हुए, वेलवेट रिवॉल्यूशन, रोज रिवॉल्यूशन, और बाकी जगहों में भी जो है वो रिवॉल्यूशन है ना। तो उसका इस्तेमाल जो है वो चीजों को कंट्रोल करने के लिए किया गया। प्रफुल्ल सर ने एक जो बात जो मार्के की कही थी, वो ये कही थी कि दुर्भाग्य से अभी हमारे पास जो है जो जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल है उनकी बड़ी कमी हो गई है। और उसकी वजह से ये हो गया है कि जो निष्पक्ष राय जो जनता के हित में है, वो बताने वाले बहुत कम लोग हो गए, और सत्ता प्रतिष्ठानों ने उन तमाम जो इंस्टीट्यूशन है, जो सत्ता के जो नैरेटिव्स हैं, उसको ध्वस्त करके उन सब पे हमला बोल दिया, और उन सब पे वो काबिज हो रहे हैं। वो भारत में भी है और बाहर भी है। और आपने वो बकायदा वो उन जगहों पर नब्ज रखी कि कैसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फर्स्ट फाउंडेशन,
इनके माध्यम से वो नैरेटिव्स और उनके जो रैशनल, जो इंटेलेक्चुअल रैशनल वो दे रहे हैं। पहले ऑब्जर्वर फाउंडेशन था अंबानी साहब का, तो अब जो है अडानी साहब भी अपना थिंक टैंक शुरू कर रहे हैं, वो बड़ी पैमाने पर उनका भी काम चल रहा है। और देखिए सरकार कैसे इसको पुश कर रही है। जो यूनिवर्सिटी खुली भी नहीं है अंबानी जी की, उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दे दिया गया। अब जब आपके पास पब्लिक इंटेलेक्चुअल पैदा ही नहीं होंगे तो कौन आपको बताएगा कि कौन सी चीज आपके हित में है। और जो बातें की जा रही है, हम सबको याद होगा कि जब मीडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लागू किया गया था तो कहा गया था कि ये न्यूज सेक्शन में नहीं आएगा, और ये जो है आपको साइंस टेक्नोलॉजी और रिसर्च का इनपुट देकर के मीडिया को बेटर क्वालिटी आपको सर्व किया जाए। जैसे इकोनॉमी में कहा गया आपको कि जो डोमेस्टिक में आप इनएफिशिएंट जो इकोनॉमिक यूनिट है और उससे जो लोगों को नुकसान हो रहा है, लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए आप ये हैं, तो ये बाहर से चीजें आएंगी और इफिशिएंट होगा और लोगों को बेटर क्वालिटी। वही चीज कही गई मीडिया में। और मीडिया में जब इन्वेस्टमेंट हुआ तो आपने देखा वो कंट्रोल उनके पास में गया, वो तो एक बात है। पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि लोगों के पास में जो इंफॉर्मेशन था, जो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन जिसके जरिए वो इन चीजों को डिकोड करते थे कि किसी पॉलिटिकल इवेंट का, किसी पॉलिसीज का, उन सब पे कंट्रोल हो गया उनका। और मजे की बात आप ये देखिए कि जो ब्लूम्सबर्ग है वो तमाम अखबारों को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंटेंट सप्लाई करता है एडिटोरियल पेज के। अब जब ब्लूमबर्ग कंपनी आपके यहाँ की नहीं है, वो दूसरे के यहाँ की है, तो वो क्या आपके हितों के हिसाब से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंटेंट प्रोवाइड करेगी? आपके पास जो कैपेसिटी है उन चीजों को, पॉलिटिकल इवेंट को डिकोड करने की, और आपने ये थोड़ा डोमेस्टिक के हिसाब से मैंने बात की, आप फॉरेन रिलेशन के हिसाब से देखिए कि फॉरेन रिलेशन के हिसाब से हमारे पास पहले जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे, जो पॉलिटिशियंस थे, वो बहुत सारे ऐसे थे जिनको फॉरेन रिलेशंस की समझ थी, उसके बारे में वो बात करते थे, संसद में इसकी चर्चा होती थी। अब क्या हो गया, अब हमारे पास जो फॉरेन जो मिनिस्टर हो रहे हैं उनकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है। वो पब्लिक के बीच से उठ करके नहीं आए, वो सीधा उठ करके आए ब्यूरोक्रेसी से, फॉरेन रिलेशंस फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, और उनकी इस बात की कोई जवाबदेही नहीं है किसी जो कंस्टिट्यूएंसी में जहां से उनको जीत करके आना है। अगर उनका आज काम हो जाए तो आप सब जानते हैं कि उनकी पत्नी विदेश की है, वो पता चला कि किसी दिन जो है वो अपना उठ करके चले गए, उनके बेटे बाहर में बैठे हुए हैं उन इंस्टीट्यूशन में। अखबारों में जो हमारे इंडिपेंडेंट फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे वो गायब हो गए। जो हमारी न्यूज एजेंसीज हैं, न्यूज एजेंसीज को कंट्रोल कर लिया गया। तो फिर आप, और संसद में जो फॉरेन रिलेशन पे जो बहस होती थी वो गायब हो गई है, अखबारों से भी गायब हो गई, संसद से भी गायब हो गई। और जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है फॉरेन मिनिस्टर के साथ, जो डोभाल साहब को जो सिक्योरिटी का, जो कैबिनेट मिनिस्टर का जो दर्जा दिया गया, उससे सीधा सीधा वो रिपोर्ट जो प्रधानमंत्री को, पार्लियामेंट में चीजें बहस ही नहीं हो रही है और सामने चीजें आ ही नहीं रही है। बाकी आपने अंबानी जी की वो बताई दी, आप देख लीजिए कि कैसे चीजों को कैप्चर किया जा रहा है। आपने उदाहरण एक दो दी, सुरेंद्र सर ने दिया यूपी का, बहुत फेमस उदाहरण बॉम्बे का संतूर होटल का केस है। जो भी पब्लिक वो बिकने की होती है उसके शेयर प्राइस गिर जाते हैं, औने पौने दाम में आप बेच देते हैं। 30 करोड़ रुपया में संतूर होटल बिका था, बिकने के 6 महीने के भीतर जो 120 करोड़ में वो बिक गया, और फिर उसने आगे 180 करोड़ में बेच दिया। तो वो कौन सा इवेल्युएटर था जिसने उसकी वैल्यूएशन 30 करोड़ की लगाई? और केलॉग का मामला देख लीजिए, केलॉग का जो केलॉग कंपनी जो आई नूडल्स को लेकर के जो खबरें आई, उसके बाद किस तरह से उनको फ्री पास दिया गया, और किस तरह से हमारे रामदेव साहब जो आकर के वो उन्होंने अपना नूडल्स मार्केट में
लॉन्च कर दिया। तो ये जो गठजोड़ है और जो चीजों को जो कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, और जो यूनिवर्सिटीज में जो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये कुल मिलाकर के जो है हमारी पूरी बहस को, पूरी समझ को अपने कब्जे में लेने की, जो फॉरेन रिलेशन जो है सिर्फ हमारे मतलब शॉर्ट टर्म की बात नहीं, हमारा वजूद कैसे क्या होगा आजादी से लेकर के आप देख लीजिए किस तरह से फॉरेन इंटरवेंशन से हमारी जो देश की नियति तय हुई है। और आप जिस तरह से बातें आ रही तो उसमें लगता है कि हमको एक बिल्कुल ऐसा एब्रेसिव फॉरेन मिनिस्टर मिला है जिसने अपने बयानों से उन तमाम जो फॉरेन रिलेशन को किस तरह से रैटल्ड किया है और हमारी पूरी इकोनॉमी को एक खास दिशा में धकेलने का काम किया। ये हमारे लिए बड़ी जो मुश्किल दौर है दिनेश जी। सिर्फ 30